गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस क्लास में हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की जो अपनी क्लास हुई थी उसमें हमने न्यूक्लियस स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया था और जो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर होती है, केंद्र की संरचना होती है, उसका जो फोर्थ पार्ट होता है वो उसका न्यूक्लियोलस होता है, केंद्रिका होती है। तो जो न्यूक्लियोलस है इसकी जो सर्वप्रथम जो खोज की थी वो खोज की थी फोंटाना ने 1781 में, 1781 में फोंटाना ने इस केंद्रिका की खोज की थी। उसके बाद ये जो न्यूक्लियोलस है कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक के जो बीच का जो भाग होता है उसका जो बिल्कुल मध्य जो भाग होता है वहां पर न्यूक्लियोलस नामक संरचना पाई जाती है। ये जो न्यूक्लियोलस है इसकी शेप और साइज, इसका आकार कैसा होता है? न्यूक्लियोलस की जो शेप, जो आकृति होती है वो सामान्यतः ओवॉइड, अंडाकार या गोलाकार, राउंड शेप, इस फॉर्म में ये न्यूक्लियोलस पाया जाता है। इसी के साथ इसकी साइज, आकार, सामान्यतः ये माना जाता है कि जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण में एक्टिव होती हैं, मतलब प्रोटीन का संश्लेषण करने में सक्रिय होती है, उन कोशिकाओं में न्यूक्लियोलस का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। जबकि जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण में निष्क्रिय होती हैं, कम करती है, उनमें न्यूक्लियोलस का आकार बहुत कम होता है। कई बार तो उनमें न्यूक्लियोलस भी नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार से प्रोटीन संश्लेषण करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में न्यूक्लियोलस का आकार बड़ा होता है। फिर उसके बाद आते हैं नंबर्स, इनकी संख्या कितनी होती है? न्यूक्लियोलस की संख्या कितनी होती है? ऐसा माना जाता है कि जो न्यूक्लियोलस है इसकी संख्या एक प्रकार से जो सेल है उसके जो हैप्लॉइड के जो सेट होते हैं, अगुणित कोशिकाओं, अगुणित जो क्रोमोसोम्स होते हैं, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके जो सेट होते हैं, एन होते हैं, उनके बराबर होती है। जैसे कि एक जो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, अगुणित कोशिकाएं होती हैं, गैमेट सेल्स होती हैं, या जो गैमेटोफाइटिक जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो सेल्स होती है, उन कोशिकाओं में सामान्यतः एक केंद्रक में एक न्यूक्लियोलस पाई जाती है। इसी प्रकार से जो स्पोरोफाइटिक सेल्स होते हैं, स्पोरोफाइटिक कोशिकाएं हो सकती है, बीजाणु प्लांट्स होते हैं, उनकी जो सोमेटिक सेल्स होते हैं, कायिक कोशिका होती है, उस कायिक कोशिका में दो न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं, दो केंद्रिकाएं वहां पर पाई जाती हैं। साथ ही ये जो न्यूक्लियोलस है इसकी पोजीशन क्या होती है, कहां पर न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं? न्यूक्लियोलस जब हम केंद्रक का फ्यूजन स्टैंडिंग करते हैं, फ्यूजन तकनीकी से उसका मतलब उसको कलर्ड किया जाता है, तो हम देखते हैं कि जो डेंसी एरिया होते हैं वहां पर एक प्रकार से जो हेटेरोक्रोमेटिक जो रीजन्स होते हैं, उन हेटेरोक्रोमेटिक रीजन्स में यह न्यूक्लियोलस पाया जाता है। साथ ही वो जो एरिया होता है जहां पर न्यूक्लियोलस पाया जाता है, इन हेटेरोक्रोमेटिक जो रीजन्स है उनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशंस, केंद्रीय संगठन। जो केंद्रीय संगठन है एक प्रकार से जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है जिसमें सैटेलाइट डीएनए पाया जाता है, तो वो सैटेलाइट डीएनए या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़े हुए जो न्यूक्लियोलस होते हैं उन संरचनाओं को हम क्या करते हैं? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, केंद्रीय संगठन के नाम से जानते हैं। फिर जो न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस कितने प्रकार की होती है? न्यूक्लियोलस को ईबी विल्सन ने इन जो न्यूक्लियोलस है इनको एक प्रकार से 3 टाइप में डिवाइड किया, 3 प्रकारों में इनको बांटा। पहला जो न्यूक्लियोलस का प्रकार होता है वो होता है प्लाज्मोसोम्स। कौन सा होता है? प्लाज्मोसोम्स। ये जो प्लाज्मोसोम्स टाइप की जो न्यूक्लियोलस हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं, मतलब अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तथा इन न्यूक्लियोलस को, इन केंद्रिकाओं को हम अम्लीय जो स्टेन होते हैं, वो जो नाम इसमें दिया है इओसिन,
इस प्रकार के स्टेन्स के माध्यम से इसको हम क्या करते हैं, अभिकर्मित करते हैं, मतलब इसको स्टेनिंग कर सकते हैं। स्टेन करने के बाद में हम देखते हैं कि प्लाज्मोसोम्स का जो बाहर का जो एरिया होता है वो ट्रांसल्यूसेंट होता है, पारदर्शी होता है, और जबकि जो पारदर्शी है उसको हम क्या करते हैं, हैलो। और जो अंदर का जो भाग होता है जो कि डेंसी होता है, सघन होता है, तो इस प्रकार से वो रीजन कैसा होता है, डेंसी एरिया होता है। इसी प्रकार से दूसरा जो प्रकार आता है इसका वो होता है कैरियोसोम्स। क्या कहलाता है, कैरियोसोम्स। ये जो कैरियोसोम्स होते हैं इसको हम, ये जो कैरियोसोम्स होते हैं ये एक प्रकार से बेसिक नेचर के होते हैं, मतलब क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और इनको एक बेसिक जो स्टेन होते हैं हेमेटॉक्सिलिन, ये जो हेमेटॉक्सिलिन स्टेन है अभिकर्मक है, इसके द्वारा अभिकर्मित किया जाता है, स्टेनिंग किया जाता है। और साथ ही इनको एक नाम टर्म दिया जाता है जो कैरियोसोम्स, इसको ओगाटा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ओगाटा, OGATA। फिर तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है एम्फी न्यूक्लियोलाई। एम्फी न्यूक्लियोलाई, ये जो एम्फी न्यूक्लियोलाई इसका निर्माण एक प्रकार से प्लाज्मोसोम्स और कैरियोसोम्स टाइप की जो न्यूक्लियोलाई है दोनों आपस में मिल जाते हैं और मिल करके एक डबल न्यूक्लियोलस का निर्माण करते हैं, डबल न्यूक्लियोलस का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार से यह एम्फी न्यूक्लियोलाई टाइप का न्यूक्लियोलस पाया जाता है। फिर उसके बाद आते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस, केंद्रिका की परासंरचना। जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस को जब हम स्टेन करते हैं तो स्टेन करने के बाद इसकी जो संरचना को हम देखते हैं तो इसकी संरचना इस टाइप में दिखाई देती है। ये जो न्यूक्लियोलस है राउंड शेप है, ओके, और इसकी जो पार्ट्स है इसको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। 4 भागों में इनके जो भाग है, इनके जो पदार्थ है उनको बांटा जाता है। पहला जो आपका जो पार्ट आता है वो होता है एमोर्फस रीजन, मतलब एमोर्फस रीजन। ये जो भाग होता है जहाँ पर अपारदर्शी भाग होता है, एक प्रकार से मतलब जो जहाँ पर तरल लिक्विड फॉर्म में वहां पर पदार्थ पाए जाते हैं, वो जो भाग उसको हम क्या कहते हैं, एमोर्फस कहते हैं। और इस एरिया में एक प्रकार से ये जो एरिया होता है एमोर्फस जो रीजन होता है, यहाँ पर प्रोटीन पदार्थ पाए जाते हैं, इसको हम प्रोटीन एरिया के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से ये जो भाग है जहाँ पर मैंने किसी प्रकार का कोई संरचना नहीं दिखा रखी, वो जो भाग है, वो जो मैट्रिक्स भाग है, उस मैट्रिक्स भाग के लिए एमोर्फस रीजन के नाम से उसको जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है ग्रेनुलर रीजन। ये जो कणिकाएं दिखा रखे हैं ग्राउंड शेप, ये जो भाग है इसको हम ग्रेनुलर रीजन कहते हैं, और इसको पारस ग्रेनुलोसा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस भाग में आरएनए और प्रोटीन्स इनमें पाए जाते हैं, और जो इनकी जो अनुपात होता है प्रोटीन और आरएनए का, वो रेशियो होता है 2:1, मतलब 2:1 में ये इस अनुपात में पाए जाते हैं। और आरएनए प्रोटीन मिलकर के राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं, ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स का ये निर्माण करते हैं। ये जो पार्स ग्रेनुलोसा भाग होता है, ये पार्स ग्रेनुलोसा भाग एक प्रकार से राइबोसोमल प्रीकर्सर के रूप में भी कार्य करते हैं। फिर इसका जो तीसरा भाग होता है फाइब्रिल प्रोटीन, फाइब्रिल पोर्शन, सॉरी प्रोटीन नहीं है, फाइब्रिल पोर्शन, जो मतलब तंतुकीय भाग। ये जो ग्रीन रंग से मैंने तंतु फाइब्रिल दिखा रखे हैं, फिलामेंट्स दिखा रखे हैं, ये जो भाग होता है इसको हम क्या करते हैं, पार्स फाइब्रोसा कहते हैं। ये पूरी की जो कंप्लीट एक तरह से न्यूक्लियस होता है उसमें बिखरे हुए पाए जाते हैं। और जो फाइब्रिल जो पोर्शन भाग होता है ये भी आरएनए और प्रोटीन भाग से मिलकर बना हुआ रहता है। एक प्रकार से जो फाइब्रिल जो रीजन होता है, पार्स फाइब्रोसा भाग होता है, इसमें मुख्य रूप से आरएनए अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और प्रोटीन कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये एक प्रकार से आरएनए फाइब्रिल भाग होता है। तीसरा जो भाग होता है उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन रीजन, मतलब क्रोमेटिन क्षेत्र।
केंद्र के बारे में हमने पढ़ा था उसकी मैट्रिक्स में क्या पाया था, क्रोमेटिड्स वहां पर पाए जाते हैं। लेकिन कुछ क्रोमेटिड्स जो होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, क्रोमेटिड्स होते हैं, वो केंद्रिक में भी न्यूक्लियोलस में भी पाए जाते हैं। ये जो क्रोमेटिन रीजन्स होते हैं, ये क्रोमेटिन रीजन दो प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन्स, एक प्रकार से परिधीय क्रोमेटिन्स, केंद्रिका में मिलने वाले परिधीय क्रोमेटिन। इस प्रकार से ये परिधीय क्रोमेटिन इसकी एक प्रकार से इसकी जो आवरण है, एनवलप है, उसका निर्माण करते हैं। कौन? पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन। इसी प्रकार से जो कुछ क्रोमेटिन्स होते हैं वो इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन्स के रूप में भी पाए जाते हैं। जैसे कि ये जो संरचना दिखा रखी मैंने, ये जो ब्लैक कलर से दिखा रखी, ये इंट्रा न्यूक्लियोलर प्रोटीन्स के रूप में जानी जाती है। तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस है, इस डायग्राम के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। इस डायग्राम में देख सकते हैं कि पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन दिखाई दे रहा, इसका जो भाग होता है पार्स एमोर्फा मैट्रिक्स भाग होता है, इसी प्रकार ग्रेनुलर पार्ट पार्स ग्रेनुलोसा कहलाता है, जो कि राइबोसोमल प्रीकर्सर के रूप में कार्य करता है। इसी प्रकार से जो फाइब्रिल पार्ट होता है, पार्स फाइब्रोसा होता है, और क्रोमेटिन दो भाग होते हैं, पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन्स और इंट्रान्यूक्लियोलर क्रोमेटिन्स। तो इस प्रकार से जो न्यूक्लियोलस है, इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर का हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना वो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोलस, केंद्रिका का रासायनिक संगठन। जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस में सामान्यतः डीएनए की मात्रा 5% तक में पाया जाता है, आरएनए इनमें 11% तक मिलता है, और प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा पाया जाता है। वो कितना होता है? 85% इनमें प्रोटीन पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है बायोजेनेसिस ऑफ न्यूक्लियोलस, केंद्रिका का उत्पत्ति, केंद्रिका की उत्पत्ति। बायोजेनेसिस ऑफ न्यूक्लियोलस। बायोजेनेसिस में माना जाता है कि जैसे कि हम देखा हमने माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं कि जब सेल डिवीजन स्टेज में प्रेस करती है, प्रोफेज स्टेज में प्रेस करती है, तो प्रोफेज की जो लास्ट स्टेज होती है वहां पर न्यूक्लियोलस क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, मतलब एक प्रकार से वो विलुप्त हो जाते हैं। तो जो विलुप्त होने के बाद में जब उसके सेल डिवीजन की विभिन्न अवस्थाएं जो फेजेस कंप्लीट होते हैं और टीलोफेज स्टेज जब आती है, तो उस टीलोफेज स्टेज के दौरान ही क्या होता है, ये जो क्रोमेटिन जो तंतु वहां पर मिलते हैं, ये क्रोमेटिन तंतु एक प्रकार से आवरण का निर्माण कर लेते हैं, और वहां पर नए सिरे से एक प्रकार से जो टीलोफेज की जो लास्ट स्टेज होते हैं वहां पर नए सिरे से न्यूक्लियोलस का निर्माण वहां पर सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर वहां पर हो जाता है। इस प्रकार से इसकी बायोजेनेसिस होती है। फिर नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो फंक्शन। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोलस, केंद्रिका के कार्य। कौन कौन से केंद्रिका कार्य केंद्रिका के द्वारा संपन्न किए जाते हैं? उनमें एक तो आता है आपका ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से एक प्रकार से किसका निर्माण होता है? आरएनएस का निर्माण यहाँ पर होता है। इसी प्रकार से ट्रांसलेशन, जिसके माध्यम से किसका निर्माण होता है? प्रोटीन्स का निर्माण वहां पर होता है। इसी तरह से इनके माध्यम से सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स का की बायोजेनेसिस, राइबोसोम की जो बायोजेनेसिस होती है वो भी किसके माध्यम से संपन्न होते हैं? न्यूक्लियोलस के माध्यम से संपन्न होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कुछ कार्य होते हैं जो केवल न्यूक्लियोलस के द्वारा किए जाते हैं। इसी प्रकार से जब कोशिका का जो सेल डिवीजन होता है, उस सेल डिवीजन में भी, इस सेल डिवीजन में भी केंद्रिका की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वहां पर होती है। जब कोशिका सेल डिवीजन प्रेस करती है उस दौरान उसके लिए आवश्यक जो प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स होते हैं,
आरएनएस होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, उन सब का निर्माण किसके माध्यम से किया जाता है? न्यूक्लियोलस के माध्यम से किया जाता है। और प्रोपेज अवस्था में क्या होता है? विलुप्त हो जाती है, और टेलोपेज अवस्था में वापस क्या होती है? ये पुनर्जीवित हो जाती है, मतलब एक प्रकार से वहां पर उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से जो न्यूक्लियोलस है, इस न्यूक्लियोलस की हम स्टडी करते हैं। थैंक यू।